नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संसद के हंगामे और विपक्ष की आक्रामकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात दबी है कि उनकी सरकार को अस्थिर व बदनाम करने की साजिश है। प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से भी खुलासा नहीं हुआ है कि साजिश का और छोर क्या है। प्रधानमंत्री ने साजिश की बात एक आम सभा में कही थी। उन्होंने इसमें एनजीओ का भी रोल बताया। विपक्ष और एनजीओ मिलकर सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। भला एनजीओ या कि सिविल सोसाइटी ऐसा क्यों करेगी? प्रधानमंत्री के अनुसार इन एनजीओ को सरकार ने पैसों का हिसाब देने के लिए मजबूर किया तो ये विरोधी बने हैं। संदेह नहीं कि केंद्र सरकार एनजीओ के प्रति सख्त रही है। विदेश से पैसा लेकर भारत में काम करने वाले एनजीओ का रोल यूपीए सरकार के वक्त भी विवाद में था। मनमोहन सरकार के वक्त रिपोर्ट थी कि भारत के बड़े विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ एनजीओ का हल्ला साजिशी है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन एनजीओ के पैसे और खातों की जांच करवाई। कानून है कि जो एनजीओ विदेश से पैसा लेता है उन्हें सरकार को नियमानुसार जानकारी देनी होती है। इस सख्ती से सरकार ने कोई 13,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए। 15 मामले सीबीआई में और कईयों की जांच के लिए राज्य सरकारों से कहा है। अब ऐसा है तो सिविल सोसाइटी केंद्र सरकार को बदनाम करने में भला क्यों पीछे रहेगी? दलित आंदोलन हो या वामपंथी जनवादी संगठनों का शोर, सबके पीछे यदि एनजीओ की सिविल सोसाइटी खड़ी है तो साजिश का एंगल बनता है। सवाल है, साजिश की थ्योरी में राजनीतिक जमात बनाम सिविल सोसाइटी में किसका मूड अधिक आक्रामक है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसद बजट प्रावधानों को लेकर चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि इस बजट से उनका वोट आधार खिसकेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश मान लेने के बाद भी बजट में आयकर स्लैब में बदलाव नहीं करने और कर्मचारी भविष्य निधि के एक हिस्से पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगाने के फैसले से मध्य वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग दोनों के नाराज होने का खतरा है। शहरी वोट भाजपा की ताकत रहे हैं, जिनकी अनदेखी हुई है। एनडीए सांसदों की बैठक में ये मुद्दा उठा और कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस या लेफ्ट की तरह भाजपा की राजनीति नहीं हो सकती है। एक नेता ने कहा कि 2009 में जब मध्य वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया तो वो जीती और 2014 में छोड़ दिया तो वो 44 सांसदों पर आ गई। एनडीए की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज शिवसेना के एक सांसद ने संसद परिसर में कहा कि भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भरोसा दिलाया गया कि गांव और किसान के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, भाजपा का वोट उतना मजबूत होगा। तभी जब वेंकैया नायडू ने बताया कि अभी इसका लाभ सिर्फ 25% किसानों को मिल रहा है और इसे 50% करना है, तो प्रधानमंत्री ने सांसदों से इसे 100% तक पहुँचाने को कहा। फिर भी ज्यादातर नेता मान रहे हैं कि गाँव में जाति का बंटवारा है और वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना मुश्किल है। सो सरकार को शहरी क्षेत्र और बढ़ते मध्य वर्ग पर ही ध्यान देना चाहिए था। बिहार में चुनावी सफलता के बाद महागठबंधन की राजनीति में उस्ताद बन गए प्रशांत किशोर अब उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बनवाएंगे और इसे चुनाव लड़ाएंगे। वे पहले से पंजाब में कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं और उनके बताए नुस्खों को आजमाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की छोटी पार्टियों से बात करके उनके साथ तालमेल की शुरुआत कर दी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बनाने के लिए राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के साथ आज बैठक की, तो उसमें प्रशांत किशोर को भी बुलाया। प्रदेश के नेता अपनी रिपोर्ट के साथ आए थे और प्रशांत किशोर की टीम ने अपनी फीडबैक दी थी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मोटे तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि गठबंधन करके लड़ा जाए। सो कांग्रेस अपनी पुरानी सहयोगी रालोद, जदयू, पीस पार्टी और अपना दल के एक खेमे को साथ लेगी। लालू प्रसाद अपने समधी मुलायम सिंह की वजह से हिचक रहे हैं, लेकिन उनको भी साथ लेने की कोशिश हो रही है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के नतीजों पर प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति निर्भर करती है। वे समय का चक्र वापस घुमाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि 2012 के गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने में उनकी भूमिका रही है, इसलिए वे 2017 के चुनाव में उनको गुजरात में हराना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें चुनाव लड़ाने का जिम्मा तभी मिलेगा जब पंजाब और उत्तर प्रदेश में अच्छे नतीजे आए।
संसद में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर हुई चर्चा के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के भाषण ने पार्टी में उनका कद बढ़ा दिया है। हालांकि पार्टी के कुछ नेता उनसे चिढ़े हुए हैं, लेकिन शीर्ष नेताओं के बीच उनकी उपयोगिता बढ़ी है। तभी चर्चा है कि भाजपा में इस बात पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया जाएगा। हालांकि पार्टी के कुछ रणनीतिकार मान रहे हैं कि उन्हें पेश करने पर बिहार की तरह बाहरी का मुद्दा बन सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि बाहरी और धरती पुत्र वाली लड़ाई के खतरे को छोड़ दें तो भाजपा के ज्यादातर नेता मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी पार्टी के चुनाव अभियान को बेहतर ढंग से संभाल सकती हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी को नाकों चने चबवा दिए थे, वो भी तब जब कांग्रेस सत्ता में थी। राहुल की जीत के लिए अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा को काफी पसीना बहाना पड़ा था। ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने संसद के दोनों सदनों में हुई बहस से अपनी हिंदूवादी छवि मजबूत की है। उन्होंने जिस अंदाज में गंगा, शंकर और दुर्गा का जिक्र किया और अपने को मां दुर्गा का भक्त बताया, उससे पार्टी नेताओं को लग रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है। राज्यसभा में मायावती के साथ हुए टकराव के कारण भी मुकाबले की जमीन बन गई है। ऊपर से पार्टी के पहले से चर्चा में रहे चेहरे किसी न किसी कारण से मुकाबले से बाहर हो रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। गुजरात में एक पुलिस मुठभेड़ में मारी गई लश्कर ए तैयबा की संदिग्ध आतंकवादी इशरत जहां मामले में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ आक्रामक तेवर बरकरार रखा है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिदम्बरम का बचाव किया है। इशरत जहां मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया हलफनामा बदलने के मामले में चिदम्बरम का बचाव करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हम पर इसलिए निशाना साधा जा रहा है क्योंकि हम सत्ता में थे। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। इस मामले में कांग्रेस ने जो कुछ किया वो राष्ट्र विरोधी थी, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वेंकैया नायडू ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने इस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया। गौरतलब है कि पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने कहा है कि चिदम्बरम ने मनमाने तरीके से हलफनामा बदला था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयरसेल मैक्सिस मामले पर लोकसभा में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि इस मामले में किसी को बचाया नहीं जा रहा है। उन्होंने बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में किसी को बचा नहीं रही है। जेटली ने कहा कि 2G मामले में और एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई और ईडी की जाँच चल रही है और अदालत इस जाँच की निगरानी कर रही है। जेटली ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी। जेटली ने इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर है और ऐसे में कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वे सदन को इस बारे में बता सकते हैं। इससे पहले अन्ना डीएमके और बीजेपी सांसदों ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के निकासी पर कर लगाने के फैसले के बारे में बजट पर चर्चा के दौरान जवाब दिया जाएगा। इस मसले पर चौतरफा आलोचना झेल रहे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस पर सरकार का जो भी अंतिम फैसला होगा वो बजट पर चर्चा के दौरान बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊंचा वेतन पाने वालों को लक्ष्य बनाकर ये फैसला किया गया है। जेटली ने कहा कि ईपीएफ सदस्यों में से 3 करोड़ 70 लाख लोग इस फैसले के बारे में नहीं आएंगे। गौरतलब है कि सोमवार को पेश किए गए बजट में प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल के बाद से ईपीएफ से होने वाली निकासी का 40% हिस्सा कर मुक्त होगा, जबकि 60% हिस्से पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगाया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने काले धन को लेकर कहा कि मोदी जी के वित्त मंत्री अरुण जेटली काला धन रखने वालों के लिए फेयर एंड लवली योजना लेकर आए हैं। राहुल ने मेक इन इंडिया और जेएनयू मसले पर भी सवाल उठाया। राहुल ने कहा कि मेक इन इंडिया में बब्बर शेर को तैयार किया गया है, जहाँ देखिए शेर बब्बर बैठे हैं, टीवी में देखो शेर बैठे हैं। मैं पूछता हूँ आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने जेएनयू मसले पर कहा कि मैंने कन्हैया का 20 मिनट का भाषण सुना, इसमें कुछ गलत नहीं था। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को कांग्रेस का और सावरकर को भाजपा सरकार का आदर्श बताया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला के मसले पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि रोहित को सरकार के दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि डांस बार की सीसीटीवी की लाइव फुटेज नजदीकी थाने में नहीं जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को फिर से निर्देश दिया है कि वो डांस बार के लाइसेंस जारी करे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि डांस बार की लाइव फुटेज से वहाँ काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, लेकिन डांस बार मालिक इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इससे उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फैसले में डांस बार को लाइसेंस देने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिसे डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
आईबी ने देश हित के खिलाफ एनजीओ के काम करने की रिपोर्ट दी हुई है। 8 महीने पहले कई एनजीओ के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की थी। अब फिर गृह मंत्रालय ने जांच तेज करने के निर्देश दिए बताते हैं। सवाल है, क्या मोदी सरकार इस सख्ती से बेल मुझे मार वाला काम नहीं कर रही है? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार माना कि उनकी सरकार को अस्थिर करने और उसे बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है। देश की हर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश किसी न किसी स्तर पर चलती रहती है। नरेंद्र मोदी को इसका ज्यादा अंदाजा होगा क्योंकि 2001 में गुजरात में उनकी सरकार बनने के 1 साल बाद ही उनकी सरकार के खिलाफ जैसी मुहिम छिड़ी थी, आजाद भारत के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं है। किसी भी राज्य सरकार या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा प्रचार नहीं हुआ जैसा मोदी की सरकार के खिलाफ हुआ। तब भाजपा के नेता कहते थे कि गुजरात सरकार को अस्थिर करने और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ऐसी कुछ साजिशों की परतें इन दिनों खुल रही हैं। इशरत जहां मुठभेड़ कांड में उस समय के केंद्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि तब के गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने मनमाने तरीके से हलफनामा बदला। आईबी के पूर्व अधिकारियों राजेंद्र कुमार और RVS मणि ने और भी हैरान करने वाले खुलासे किए हैं, जिनसे पता चल रहा है कि उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के गृह राज्य मंत्री अमित शाह को फंसाने की साजिश की थी। बहरहाल साजिश की ये एक घटना है या एक घटना का एक पहलू। पर्दे के सामने और पीछे ऐसी अनेक साजिशें किसी न किसी स्तर पर चलती रहती हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी ऐसी साजिशें चल रही थी। कुडनकुलम के परमाणु संयंत्र को लेकर जैतापुर के प्रस्तावित परमाणु संयंत्र और अमेरिका के साथ हुई संधि के विरोध में ऐसी ताकतें सक्रिय थी जिनका हित पूरा नहीं हो रहा था। इस पे विदेशी ताकतें और उनकी मदद से चलने वाले गैर सरकारी संगठन, मीडिया संगठन और देश के बुद्धिजीवी सब शामिल थे। ऐसी ताकतें इस सरकार के समय भी सक्रिय हैं। मोदी ने साजिश की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि वे डरने या झुकने वाले नहीं हैं। तभी उनकी सरकार किसी मामले पर पीछे नहीं हटी। चाहे दादरी की घटना पर साहित्यकारों, फिल्मकारों, इतिहासकारों के पुरस्कार लौटाने का मामला हो या हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के PhD छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी का मामला हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारेबाजी के बाद हुई कार्रवाई हो, सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। JNU मामले में सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है और साफ कर दिया है कि छात्र राजनीति व बोलने की आजादी के नाम पर देश तोड़ने की बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे देश की बौद्धिक जमात भड़की है। इसी तरह केंद्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों की जांच का फैसला भी किया है। गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए काम करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ का NGO हो या मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह का NGO या ग्रीन पीस और फूड फाउंडेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, सरकार ने इनकी नकेल कसी है। गृह मंत्रालय की ओर से अनेक संस्थाओं के खातों पर रोक लगी है और ये निर्देश भी दिया गया है कि बिना मंत्रालय की मंजूरी लिए किसी गैर सरकारी संगठन को फंड नहीं देंगे। भारत में इस समय 20 लाख से ज्यादा NGO हैं। इनको मिलने वाले फंड का प्रवाह प्रभावित हुआ है, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ी है। अपनी सरकार के खिलाफ साजिश होने पर प्रधानमंत्री मोदी का निष्कर्ष इस आधार पर भी बना है कि इन दिनों हर छोटी छोटी बात का बड़ा मुद्दा बन रहा है। जो मामले राज्यों की कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, उनमें भी प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार की ओर से कई बार ये भी कहा गया है कि विपक्ष आर्थिक सुधार के विधेयकों में फच्चर डाल रहा है या प्रधानमंत्री को मामूली बातों में इसलिए उलझा रहा है ताकि विकास की गतिविधियों को रोका जाए और प्रधानमंत्री को फेल किया जाए। यानी विपक्ष से लेकर मीडिया और बौद्धिक जमात से लेकर गैर सरकारी संगठनों तक सबको इस साजिश में शामिल माना जा रहा है। इसके पूरी तरह से सही होने की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन चाहे जितनी भी सच्चाई हो, इसे रोकने का काम बेहतर कामकाज और संवाद बहाली के जरिए ही हो सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ साजिश के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कई नामी और रसूखदार NGO का काम रुका है। भारत में कोई 20 लाख NGO है। इनमें से मुश्किल से 10% ही सालाना रिटर्न देते होंगे। इस हकीकत के ही चलते सरकार ने 22 महीनों में NGO को भारी कसा है। सवाल है, NGO और विपक्ष में क्या सरकार के खिलाफ साजिशी नेटवर्किंग संभव है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है।
प्रभु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने से पहले ही ये कहा है कि उनको की सरकार को अस्थिर करने, बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? जिस तरह के आंदोलन देश भर में हो रहे हैं अभी भी, और जिस तरह से सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ है और उनका एनजीओ का नाम भी लिया उन्होंने, तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री के पास कोई पुख्ता सबूत जरूर होंगे कि कौन सी एनजीओ हैं जिनके ऊपर इस सरकार ने प्रहार किया पिछले 2 साल के अंदर। क्योंकि कम से कम 10,000 15,000 करोड़ रुपए साल में आता था एनजीओ को, जो सारी की सारी लेफ्ट लोगों से कंट्रोल होती थी या मिशनरी से कंट्रोल होती थी, और वो लोग देश में धर्म परिवर्तन भी करते थे और संघ परिवार के खिलाफ लड़ाई भी करते थे। तो और मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई अगर किसी ने किया 10 साल के अंदर तो एनजीओ ने की है। तो उनको लगता है कि वो एनजीओ दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, वो उनको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, ताकि मोदी जो ब्रांड था एक उसकी कमजोर हो जाए, वो मार्केट में, इलेक्शन मार्केट में बिके नहीं। उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, ऐसे कभी मोदी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं लेकिन देंगे। ये आपने भी कहा कि एनजीओ पहले भी उनके खिलाफ करते थे, तो एनजीओ तो साजिश करेंगे, ये तो उनको पहले से मान के उस हिसाब से उन्होंने भी एक तरह से कार्रवाई इसी कारण शायद चालू करवाई होगी। ये सिलसिला तो पुराना। प्रधानमंत्री नहीं थे ना, आप देश का नुकसान, वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री अगर डिस्टेबलाइज होता है तो देश की जो आर्थिक ग्रोथ हो रही है, जो गतिविधि बढ़ रही है, उसके ऊपर भी रुकावट आ सकती है। तो उनको अपना सोचना ये है कि एनजीओ और उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से ऐसी फंड किए जा रही है जिनको मिलते हैं डिबेट रिस्पेक्ट मिलते हैं। तो सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होना, लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठा होना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठा होना, और एआईडीएमके डीएमके कई जगह इकट्ठा हो जाना, तो ये सब ऐसी चीजें लगती हैं जिनको लगता है कि अनयूजुअल जो अलायंसेस हो रहे हैं, जो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल अलायंसेस नहीं है, वो इसलिए हो रहे हैं कि मोदी जो है बड़े स्ट्रांग जा रहे हैं, उनको कमजोर करना जरूरी है अगर हमारे को अपनी राजनीति बचानी है। मतलब ये कि राजनीति, विपक्ष की जो राजनीति है और पूरा जो मामला है वो आप सहज नहीं मानते, उसमें असहजता है। बिल्कुल है, और वो अगर असहजता है तो फिर इसका मतलब ये कि मोदी सरकार भी फिर उसके बदले या उसको रोकने के लिए बहुत असहज अंदाज में कार्रवाई कर सकती है। वेस्ट बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, ये आपने आते 35 साल में सुना कि नहीं सुना? तो हो रहा है। तो अगर ये हो पर वो तो राजनीति का तकाजा, वो तो राजनीति भाई, अगर विपक्ष क्यों नहीं करेगा, वो करेगा अगर उनको बड़ा टारगेट है तो। ये तो अनयूजुअल अलायंस है ना। कांग्रेस का किसी और पार्टी के साथ होता, सीपीएम और कांग्रेस पिछले 35-40 साल से वहां लड़ रहे हैं। हालांकि केंद्र में सीपीएम कई बार कांग्रेस को सपोर्ट करती है, परंतु केरला में और वेस्ट बंगाल में मिलकर चुनाव कभी नहीं लड़े। ये पहली बार होगा जब वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम मिलकर असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। पार्लियामेंट का समझ में आता है। तो उनको लगता है कि एनजीओ पर्टिकुलर, जैसे बिल गेट्स का कई नाम आता है, क्योंकि ऐसी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बिल गेट्स फाउंडेशन से पैसे मिलते थे और वो मोदी विरोधी एक्टिवियों में अभी भी शामिल हैं। तो मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल एनजीओ जिनके ऊपर पैसा आना बंद हुआ है, और यहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो मोदी जी के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ होना उनका हक बनता है। नहीं तो इसको राजनीतिक तौर पर सरकार कैसे निपट सकती है? देख सकती है कि बजट के अंदर ऐसे प्रावधान ला सकती है और होम मिनिस्ट्री ऐसे प्रावधान ला सकती है कि आप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। नहीं, वो तो एनजीओ का मामला है, लेकिन अगर पूरी साजिश है राजनीतिक, जिसके डायमेंशन राजनीतिक ज्यादा है, तो इसका राजनीतिक मुकाबला भाजपा या मोदी सरकार कैसे करती हुई लगती है? जेएनयू में है, अगर वो ला सकते हैं कि वहां पर जेएनयू में जो हो रहा था वो देश के खिलाफ हो रहा था, इससे मतलब देश की सरकार को कमजोर करने के लिए, तो वो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है, पब्लिक स्पेस में ला सकती है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मोदी की अपनी पार्टी के लोग भी उतनी तरीके से रख नहीं पा रहे हैं से बात। उनको इस बात का भी दुख लगता है मेरे को। उसमें ये नहीं लगता कि कुछ मोदी सरकार के भीतर, भाजपा के भीतर भी कुछ साजिश या एनडीए में भी हो सकता है उनको अपने अंदर पार्टी, जो कि जिस तरह से डिफेंस जो है वो आ नहीं रहा उनका सरकार की तरफ से, कई मंत्री बोलते नहीं, कई बार पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इतना नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनके पास या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है या उनको लगता है कि वो बोलने लायक नहीं है। तो पार्टी के अंदर जिस तरह से बचाव होना चाहिए, जैसे स्मृति ईरानी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से उनका लोकसभा में भाषण हुआ, उससे ही लगता है कि वो काफी आक्षिप्त थी, उनके ऊपर काफी आक्रमण किया गया। तो स्मृति ईरानी का भाषण और मोदी जी का स्टेटमेंट दोनों को मिला के पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि देश के अंदर वाकई उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, जिसके लड़ने के लिए जो आपने कहा क्या कदम उठा सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल कंट्रोल रख सकते हैं, पाइपलाइन बंद कर दो फाइनेंस की, दूसरा होम मिनिस्ट्री के माध्यम से उनके खिलाफ पुख्ता सबूत खड़े के केस फाइल करें, उनको जस्टिस के सामने लाया जाए। और नहीं, पर इसमें कई लोगों का विपक्ष में ये है कि कुछ आपातकाल, कुछ मतलब बहुत बड़ा खतरा मानते हैं कि टकराव उस सीमा तक जा सकता है। ये संभव है? देखिए, विपक्ष और खासतौर पे मीडिया का एक वर्ग ये बहुत तरह के खतरे बता रहा है। कुछ मीडिया तो इतना सब कर रहे हैं, देखेंगे फ्रंट कवर देखेंगे, ऐसा लगता है बहुत लड़ाई छेड़ दी है। कि बिल्कुल आपातकाल नहीं लगाएंगे क्योंकि मोदी को लगता है कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और
पार्लियामेंट नहीं चलेगी उसके बाद भी प्रधानमंत्री के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल देखें आप, उसके अंदर काफी सारे कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि टकराव चलेगा। और जिस तरह की उन्होंने कहा कि भारतीय जनता, जैसे अखबारों में पढ़ा है मैंने कि उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी आप मुकाबला करो, डट करके करो और राहुल गांधी के ऊपर अटैक करो, ये भी कहा गया है। तो मेरे को लगता है कन्फ्रंटेशन आने वाले दिनों में, क्योंकि 7 चुनाव आने वाले हैं, यूपी का चुनाव आने वाला है, तो ये भाषा और बदलेगी और आगे बढ़ेगी और इसके अंदर लगता है कि षड्यंत्र को आगे ले जाएंगे, कहेंगे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ताकि सिंपैथी असेंबली इलेक्शन में उनको मिल सके। नहीं तो उसमें ये नहीं लगता कि इससे पूरा सचमुच जो पूरा विपक्ष है लेफ्ट से और ज्यादा गोलबंद होगा? नहीं, अगर गोलबंद होगा तो इनको फायदा भी हो सकता है उससे कि उससे सारे जिनका कोई अपने सिद्धांतिक उनके ऊपर मेल जोल नहीं है, फिर भी मेरे को निकालने के लिए व्यक्ति के कारण हो रहे हैं, व्यक्ति के कारण होते हैं। आप मेरे को वोट दोबारा से दीजिए, मेरे को स्ट्रांग बनाइए, ताकि इन लोगों को अपॉर्चुनिस्ट जो अलायंस है, अवसरवादी जो लोग खड़े उठे हैं, उनको मैं मुकाबला कर सकूं। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।